अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज मैं ऑरेगन स्टेट के एक शहर राइस हिल में हूँ और एक ट्रक स्टॉप पर हूँ और हमेशा की तरह मेरी लॉग बुक चल रही है। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है जो कि ऑलरेडी गुजर चुका है। भूख भी लगी है और चाय बनाऊँ या कॉफ़ी लूँ ये फ़ैसला मैं अभी कर नहीं पा रहा। उससे पहले कि मैं कोई चाय या कॉफ़ी अपने लिए बनाऊँ, मेरा ख़्याल है कि पहले पाकिस्तान की सियासत पे थोड़ी सी बात कर लें। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ और इलेक्शन तरमीमी बिल 2023 को कसरत राय से पास कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने इसकी मुखालफत की। कल पीपल्स पार्टी ने कुछ एतराज़ात उठाए थे, उनको दूर किया गया। इस बिल में बेसिकली निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात में काफ़ी इजाफ़ा किया गया है। जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे होंगे, निगरान वज़ीर आज़म उन पर गुफ्तो शनीद या बातचीत दूसरे मुल्कों से या दूसरी एजेंसियों से कर सकेंगे, उनके पास अथॉरिटी होगी। कुछ इलेक्शन के हवाले से तरमीम भी की गई हैं, जैसे कि हारने और जीतने वाले कैंडिडेट में अगर वोट डिफरेंस 5% से कम हुआ तो रिकाउंटिंग होगी और अगर नेशनल असम्बली में 8,000 वोट और सूबाई असम्बली में 4,000 वोट से कम का डिफरेंस होगा दो कैंडिडेट्स के दरमियान, तब भी रिकाउंटिंग होगी। और नेशनल असम्बली और सेनेट के जो मेंबरान होंगे जीतने के बाद वो 60 डेज़ के अंदर हल्फ लेंगे, अदरवाइज़ उनकी नशिस्त को खाली समझा जाएगा। और फिर कुछ पैसों को लेकर ऐसी अमेंडमेंट्स हैं जो कि मेरा नहीं ख्याल इतनी ज़रूरी हैं। बहरहाल हुकूमत का मेन मकसद आने वाले निगरान वज़ीर आज़म को कुछ एक्स्ट्रा इख्तियारात देने का था, जो उसमें वो कामयाब काफ़ी हद तक हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून बेसिकली इसहाक डार साहब को अगला निगरान वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। कल बहुत सारे हुकूमती वज़रा के बयानात आए जिसमें उन्होंने नेगेट किया। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद में ड्राइंग रूम की गपशप क्या है। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज कौमी असम्बली में बिल पास हो गया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी या पूरी हुकूमत होगी उसको वसी तर इख्तियारात होंगे। पहले आइन में ये था कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आर्जी तौर पर काम करती थी और निगरान हुकूमत होती थी, वो खाली निगरानी करती थी, पॉलिसीज में इतना इंटरफेयर नहीं करती थी। अनलेस के कोई बहुत बड़ा फैसला आ जाए तो मजबूरन लेके और अगली हुकूमत पे छोड़ देती थी कि वो फिर अगली हुकूमत मुंतखब होकर उसको फैसला करेगी। IMF का प्रोग्राम एक दफ़ा एक इंटरिम गवर्नमेंट ने साइन कर दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी और फिर कानूनन ये किया गया था कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम साइन नहीं किया गया था। इसीलिए IMF ने भी इस जाती हुई हुकूमत के साथ फ़ौरन अपना प्रोग्राम साइन किया ताकि उनका प्रोग्राम आगे चलता रहे। तो अब ये हुआ है कि आज कौमी असम्बली में बिल पास किया और वो जो इंटरिम या निगरान हुकूमत आनी है उसको वसी तर इख्तियारात दे दी गए हैं कि वो जो चाहे मर्जी कर ले। और फार्मूला यही बार बार सुना जा रहा है और हम भी इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इसहाक डार होंगे, क्योंकि इकॉनमी के ऊपर उनकी ग्रिप है, उनका फोकस है और उनको फिर खींच के 2 साल दिए जाएंगे। ये बातें मैंने कहने के साल पहले सुनना शुरू कर दी थी। अब जाके एक दफ़ा तो बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी के इलेक्शन होंगे वो बात सामने आई और अब दरमियान में चीज़ फंस गई है कि निगरान हुकूमत वसी तर और अहम काम करेगी और उसी को चलाया जाएगा। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं हुई, बहुत कुछ करके देख लिया गया है, हर तरह की जो है वो किया गया, हर तरीके से केसेस भी डाले गए हैं। बल्कि कल परसों हम सुन रहे थे कि खान साहब पे एक केस ऐसा डाला है जिसका वक़ूआ 30 फरवरी को हुआ है। 30 फरवरी यानी फरवरी में 28 दिन होते हैं और उसमें 30 फरवरी की डेट लिखी हुई है। तो इतने केसेस हैं कि लिखने वालों को भी याद नहीं रहा कि कौन सा महीना और कौन सी डेट डालनी थी और क्या कहानी फिट करनी थी। भैंसों की चोरी का मुकदमा, फलां मुकदमा, इस तरह के मुकदमे और जैसे खान साहब की जो ज़ौजा हैं उनके ऊपर भी ऐसे केसेस डाले गए हैं, तोशाखाना का जाली केस और ढेरों इस तरह के केस डाल के और कादर यूनिवर्सिटी और हर वो केस जो नहीं भी बनता उसको बना के इस तरीके से रखा गया है कि गर्दन
خان صاحب کی شکنجے میں رہے. تو بہرحال نگران حکومت میں بات کر رہے تھے کہ نگران حکومت کے بل پاس قومی اسمبلی میں ٹھکاٹھک ہو گئے اور وسیع اختیارات دے دیے گئے ہیں نگران حکومت کو کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہے. اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھی اختیارات میں تبدیلی کر دی گئی ہے قومی اسمبلی میں, وہ بھی بل پاس ہو گیا ہے اور اس میں بھی جو ہے یہ نقطہ بھی شاید آ جائے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں. تو بہت کچھ ہو گیا. آج آخری دن ہے اور آخری دنوں میں 10 سے 12 دن باقی رہ گئے. 8 تاریخ کو گورنمنٹ نے جانا ہے, 12 کی ویسے ڈیٹ ہے تو آج 26 ہو گئی ہے, 5 دن یہ اور 8 13 دن باقی ہیں نا اس گورنمنٹ کو جانے میں. 8 میں وہ بل سبمٹ کروا دیں گے. پھر اللہ حافظ. پھر نگران حکومت. جی رانا صاحب. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا جس پر کافی شور شرابہ ہو رہا ہے اور کافی سارے ڈسکشن ہو رہا ہے. آئیے سنتے ہیں. پی ایم ایل این کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب کا یا کسی اور کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنا واویلا مچانے کی اور اتنا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب بہت اچھے سیاستدان ہیں, قابل آدمی ہیں, انہوں نے ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اس بارے میں نہ تو پی ایم ایل این نے اور نہ ہی کسی اور جماعت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, لیکن یہ تجاویز زیر غور ضرور ہیں, ان کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. جی سنا آپ نے. جہاں تک باقی سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں, میرا خیال ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہ منا ہی لیں گے. وہ ایک شعر ہے نا, کیا خوب سودا نقد ہے اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو کچھ لو اور دو کی پالیسی چلے گی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پالیسی ہے. جی احمد. رانا صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے آج یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ جج اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہی نگران حکومت کے لیے منتخب کیے جائیں, بلکہ سینئر سیاستدان بھی نگران حکومت میں آ سکتے ہیں. اب ان کا بیان سیدھا سیدھا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم بنایا جائے. دوسری سائڈ پہ آج پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی کے اوپر اٹیک ہوا کراچی میں, ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپل پارٹی چونکہ مخالفت کر رہی ہے اس سارے پروسیس کی, تو کسی نہ کسی طریقے سے پھر پارٹی جو ہے وہ دباؤ میں آئے گی اور الٹیمیٹلی پھر جو ہے ان تمام چیزوں کو مانے گی جو کچھ ان سے نون لیگ منوانے کی کوشش کر رہی ہے. تو پیپل پارٹی اس کو کیسے فیس کرتی ہے, کیسے اس میں رکاوٹیں پیدا کرتی ہے. پیپل پارٹی نے تو پہلے دن سے ہی اسحاق ڈار صاحب کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی بجائے انہوں نے اپنا بھی نام دیا. پیر پگاڑا صاحب سے بھی ملے زرداری صاحب, ان کو بھی کہا کہ آپ وزیر اعظم بن گئے. انہوں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا. اور بھی اس طریقے سے نام رضا ربانی صاحب کا نام فلوٹ کیا گیا کہ ان کا نام بھی ہے اس لسٹ میں. تو یہ نام تو چل رہے ہیں اور سندھ کے باقی بھی انٹرم جو چیف منسٹرز ہوں گے صوبوں کے وہ بھی کچھ چینج ہو جائیں گے. اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گیم اب چل پڑی ہے کہ کون عبوری نگران وزیر اعظم اور وزیر اللہ ہوگا اور کیسے پھر وہ آگے چیزیں لے کے چلے گا. تو اس کہانی میں اب گرما گرمی ہے اور اس گرما گرمی میں بھی آگے یہ سچویشن ہے کہ جیسے الیکشن کمیشن کو وسیع اختیارات ملے ہیں, جس طریقے سے انٹرم گورنمنٹ کو بھی آج وسیع اختیارات مل گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بعد میں کہنا شروع کر دیں کہ جی نئی مردم شماری کے حساب سے ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے, تمام جو حلقہ بندیاں ہیں نئے حلقے بنے, تو اس کے لیے پھر 6 مہینے سال چاہیے ہوں گے, تو وہ لگائیں گے اس میں اور پھر الیکشن 6 مہینے سال اور آگے چلے جائیں گے. پھر کسی اور طریقے سے تو 2 سال میں پوری کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے اس کو وائٹ واش کیا جائے اور اس وائٹ واش میں لوگوں کو ذہنوں کے لیے بھلا دیا جائے, لیپ ٹاپ بانٹے جائیں اور اسٹوڈنٹس میں اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کی جائیں جس سے عوام جو ہے وہ کمائی کے دوسرے طریقوں پہ لگ جائیں, آمدن بھی ان کی بڑھے اور آہستہ آہستہ وہ خان صاحب کو بولنا شروع کر دیں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ دعا کتنی زود اثر ہوتی ہے, کام بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. تو یہ ایک نیا فارمولہ ہے اب اور یہ میرا خیال آخری فارمولہ ہوگا. اس کے بعد مشکل ہو جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کو روکا جا سکے. جی رانا صاحب. احمد, پرویز الہی صاحب کو راتوں رات لاہور سے اسلام آباد شفٹ کیا گیا جس پر کافی شور شرابہ بھی ہوا. بزرگ آدمی ہیں, ان کو کافی رگڑا لگ رہا ہے. آئی ڈونٹ نو ایسا کیوں ہو رہا ہے. نارملی وہ بہت مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. احمد سے کچھ پرویز الہی صاحب کے بارے میں بھی پوچھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے توشک خانہ کیس پر بھی کافی پروگریس ہوئی ہے. ٹرائل کورٹ کافی مراحل پورے کر چکی ہے. گواہوں پر جرا کے بعد آئی کے مینز عمران خان صاحب, قاسم کے ابا
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 342 के बयान के लिए 35 सवालात भी दिए गए हैं और कल अदालत में तलब किया गया है। और 7 ऑर्डर्स ये भी हैं कि अगर वो अदालत में पेश ना हुए तो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी भी उनके इशू किए जाएं। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी उम्मीद थी, मगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको रिलीफ तोशाखाना केस में नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस अदालत के लिए मुनासिब नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में मुदाखलत करे। ट्रायल कोर्ट कैसे और किस तरह चलता है, so they don't want to interfere in the trial court। वो कहते हैं जनाब let them do their work। चलते हैं अहमद के पास और वो तोशाखाना केस के बारे में कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। जी अहमद। जी राना साहब, परवेज इलाही साहब को पंजाब से लाहौर मूव कर दिया गया, पंजाब से लाहौर से इस्लामाबाद मूव कर दिया गया और उस पर जब लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा कि वो कैसे चले गए जेल से, उनको तो इधर रखने का हुक्म था, तो पुलिस की तरफ से आए बाइश आए तो उस पर फिर 3 DIG साहिबान, 2 DIG साहिबान और दूसरे पुलिस के अफसरान जो थे उनकी 2 महीने की या महीने की तनख्वाह काट दी गई। उनको 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया कि अब उनको महीने 2 के लिए तनख्वाह नहीं मिलेगी। उन्होंने हुकूमत उली की थी अदालत की, बड़ा सख्त हुक्म आया। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले भी एहतियात नहीं करते, ऊपर से जो ऑर्डर आया मुंह उठा के उस पर काम शुरू कर दिया। परवेज इलाही साहब इस वक्त बुजुर्ग आदमी हैं और बड़े तरीके से उनकी हुकूमत कराई गई है। उनको यकीन दिलाया गया कि इलेक्शन होंगे और आप ही अगले वज़ीर आला होंगे। जैसे वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने पर तैयार हुए, वो असम्बली तोड़ने के हक में नहीं थे। जब इमरान खान साहब ने ज़हनी तौर पर इस बात को मान लिया और फिर वो इलेक्शन की तरफ चले गए, तो परवेज इलाही साहब ने हुकूमत डिज़ॉल्व कर दी और इस वादे पे की कि जल्दी इलेक्शन होंगे और वो हो जाएंगे, दोबारा पर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। तो बड़े तरीके के साथ पहले पंजाब और KP की हुकूमत ख़त्म हुई, PTI की, उसके बाद फिर कश्मीर की और फिर गिलगित बल्तिस्तान। तो इस वक्त 0 हुकूमत है। 4 सूबों में उनकी हुकूमत थी, वफाक के अलावा 5 जगहों में, आज़ाद कश्मीर और गिलगित को भी अगर हम सूबा के तौर पर ले लें तो अब सूरत हाल यह है कि परवेज इलाही साहब को इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान रगड़ा लगाया जा रहा है और पंजाब हुकूमत में जो उनके अजीज़ ही हैं अपने खुद मोहसिन नकवी साहब, उनकी कोशिश है कि परवेज इलाही साहब कहीं छूटे ना और वो इलेक्शन में एक्टिव ना हो जाएं। और अगर इलेक्शन में या कोई उनके ऊपर लाहौर DC ने भी पाबंदी लगा दी कि परवेज इलाही साहब जेल से क्या घर में भी अगर जाएंगे जमानत के बाद तो 2 महीने के लिए वो निकल भी नहीं सकते, खासतौर पर परवेज इलाही साहब का नाम लेके कि वो नुक्स अमन का बायस बनेंगे। तो ये बड़ी सख्त किस्म की वो है, इसीलिए फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़े सख्त अहकाम भी दिए। तो परवेज इलाही साहब के अलावा भी खान साहब के तोशाखाना रेफरेंस में भी दोबारा उनको खींचा गया। तोशाखाना मेरे ख्याल में बिल्कुल जाली केस है, उससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नून लीग के अकाबर ने बड़ी आसानी से तोशाखाना से निकाल के लेके पैसे भी नहीं दिए। बाद में उनको याद दिलाएगा कि ये पैसे आपने देने हैं, कई दफ़ा याद दहानी के बाद दिए। तो खान साहब ने तो पैसे भी दिए और उस तरीके से कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगेन उन पर केस ज़बरदस्ती डाला गया। तो खैर उसमें किसी हद तक उनकी ऐसी सख्त स्टेटमेंट्स भी शामिल हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी उनकी अभी भी है। अभी भी आप 10 में से 10 लोगों को पूछें तो 9 से 7 लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो PTI को वोट देंगे। तो पॉपुलैरिटी में उनकी फ़र्क नहीं पड़ा, किस से जितने मर्जी आप उन पर डालें। जी राना साहब। ख़वातीन और हज़रात, असल मसला इख्तियारात का है, ताकत का है, और ये इख्तियार किसके हाथ में होगा, ये ताकत किसके हाथ में होगी। टोटल मेक ब्रेक, टोटल जंग इस चीज़ की है। जैसा कि मैंने कल और परसों भी कहा कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी इस वक्त PDM और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून का मेन कंसर्न है। वो उनका इस्लामाबाद से वापस आना, उसके बाद अदालत में उनकी जो भी मेक ब्रेक होगी वो, और फिर दोबारा वज़ारत उज़्मा तक के सफ़र को स्मूथ और फ्लॉलेस करने के लिए वो चाहते हैं कि इसहाक डार साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर मौजूद हों और वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि कोई हिकअप्स ना आए। इससे पहले कि मुझे प्यास से हिकअप्स लग जाएं और मुझे भूख लगी भी है और नहीं भी लगी, लेकिन सबवे मेरे बिल्कुल पीछे है और उसको देखकर मेरी नीयत अलबत्ता ज़रूर ख़राब हो रही है। तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा।
میں سب وے کی طرف رخ کروں گا اور آپ لوگ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ میری کسی بات سے ایگری نہیں کرتے تو کمنٹ میں ضرور مینشن کریں. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دوں. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم. میرا خیال ہے 2 ریڈ بل اٹھا لیں. اور ریڈ بل کہاں ملیں گے؟ ریڈ بل کیونکہ جناب رات کو لیٹ چلانا ہے. سو 2 for 6 ٹھیک ہے. اور سب وے آرڈر کرتے ہیں جناب, لائن میں لگتے ہیں اور لنچ کریں گے. لنچ کے بعد یہ جناب بڑا ماحول ہے ادھر.